नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर। मैं हूं डॉक्टर सविता। आज की अपनी इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर। आंखों के स्वास्थ्य के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ते मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के कारण आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे नजर कमजोर होना, आंखों का सूखापन, जलन, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जैसी बीमारियां बढ़ गई हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण विषय पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अनुभवी नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो हमें बताएंगे कि हम अपनी आंखों का सही तरीके से ख्याल कैसे रख सकते हैं, किन कारणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं। ये सब बातें हम आज करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। मैं इनका नाम बताने से पहले बता दूं कि आज के हमारे जो नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, ये मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस ऑफिसर रह चुके हैं और इसके साथ ही सिविल सर्जन भी रह चुके हैं। सो कुल मिला के इनके पास 24 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर GL अहीरवार जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी छतरपुर का आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा यही है कि आप आज दिनचर्या में क्या देखते हैं कि आंखों से संबंधित किस तरह की बीमारियों के पेशेंट्स जो हैं आपके पास ज़्यादातर आ रहे हैं? मैम, देखिए, आजकल जो जिला चिकित्सालय और अन्य शासकीय जो स्वास्थ्य अस्पताल हैं हमारे, वहाँ पे अधिकांश केस जी मोतियाबिंद के भी आ रहे हैं, ग्लूकोमा कांच बिंदु के आ रहे हैं जी, जो डायबिटीज से रिलेटेड वो केस भी आ रहे हैं और आँखों के सूखापन वाले केस भी आ रहे हैं। और अन्य जो ऐसी बीमारियां हैं जैसे अक्सूर है, नाखूना है या रतौंधी है, ये केस भी आ रहे हैं जी। अधिकांशतः केस मोतियाबिंद के भी आ रहे हैं और जो आंखों में सूखेपन में ये बात भी आ रहे हैं। कुल मिला करके हर प्रकार के मरीज आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, मोबाइल और कंप्यूटर्स के बिना सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने के कारण आंखों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बढ़ती हुई इसके जो मोबाइल की लत है जी, ये इसके बिना चल भी नहीं सकता है, परंतु इसके दुष्परिणाम भी हैं। इसे जो हम लोग ड्राई आई बोलते हैं, सूखापन, जी, इसका ये मोबाइल का ही इसका इफेक्ट अधिकांशतः ये देखा जा रहा है। एक्चुअली में मैम, जो सूखापन है आँख का, ये होता है कि आँख में जो आंसू बनते हैं वो एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में आंसू ना बनने की वजह से आंखों में सूखापन आता है, जैसे मरीज जलने की शिकायत करता है और लालपन हो जाता है आंखों में और बालू जैसे गड़ना भी बताता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो आंसू हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहे हैं या मरीज की उम्र ज़्यादा है। स्क्रीन टाइम पर जो बच्चे हैं या अन्य लोग हैं जो ज़्यादा मोबाइल पर उसको उपयोग कर रहे हैं या कुछ वातावरण फैक्टर भी रहते हैं जिसकी वजह से आंखों में ये सूखापन आता है। जी, जी। आंखों की रोशनी कम होने के मुख्य कारण हम किन को मान सकते हैं? मुख्यतः है आंखों की रोशनी का, तो उसमें मुख्यतः मोतियाबिंद तो सबसे पहले आता है जी, इसके बाद है कांच बिंदु आता है दूसरे नंबर पे और तीसरा चोट ये भी है कि जो एज रिलेटेड उम्र के हिसाब से अन्य जो बीमारियां होती हैं वो भी होती हैं और जो मधुमेह है जी, उसका एक रोशनी में मधुमेह भी एक रोशनी का कारण है। कुछ अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी रोशनी कम होती है। डॉक्टर साहब, पहले समय में हम देखते थे कि उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम हो रही है, या जैसे आपने अभी बताया कि डायबिटीज़ के कारण भी आंखों पर बहुत असर पड़ता है, बट आज के समय में हम देख रहे हैं कि छोटे छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जाने वाले ही आंखों में इतना बड़ा चश्मा लगा कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उसके क्या कारण हो सकते हैं कि छोटे बच्चों में भी आजकल आंखों की ये समस्या होनी शुरू हो गई है? छोटे बच्चों का ये है कि जो चश्मे की जांच जो उनको
करवाना चाहिए। माता पिता एक तो सही समय पर डॉक्टर से चेक नहीं करवाते हैं। यदि बच्चों का सही समय पर चेक हो जाए चश्मे का, तो उसका चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता है। दूसरी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म उसको स्क्रीन टाइम पे दे रहे हैं, बच्चे उस पर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे नीट है, अन्य प्रोफेशनल जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो लंबे समय तक स्क्रीन पर उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, इससे भी उसकी आंखों पर असर पड़ता है। डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन भी नहीं ले पा रहे हैं, एक मात्रा ये भी है। कुछ वातावरण के फैक्टर भी रहते हैं, इसलिए बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको बच्चों का लगातार उनका चेकअप कराना चाहिए 6 महीने में। अच्छा संतुलित भोजन दें और स्क्रीन टाइम जो लंबे समय तक बच्चे हैं उसमें कुछ गैप करें जी, लगातार उस पर न बैठें, स्टडी करें, कुछ गैप करें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अब ये है कि उससे दूर भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट इसी माध्यम के ज़रिए हो रही है। ऐसे क्या चीज़ें कर सकते हैं कि हम उसका इस्तेमाल भी करें बट आंखों को बचा के भी रख सकें? देखिए, बच्चे को एक पहली चीज़ तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि चिकित्सक हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं या नेत्र के जो डॉक्टर हैं उनको बीच बीच में चेक कराते रहें। दूसरी चीज़ है, यदि आपको स्क्रीन पर पढ़ाई मजबूरी है तो लगातार पढ़ने की बजाय कुछ उसमें गैप दें। मान लीजिए कि 6 घंटे पढ़ता है तो बच्चा करीब आधा घंटा उसमें रेस्ट का है। जहाँ पे पढ़ाई करते हैं अच्छी गुड क्वालिटी की लाइट होना चाहिए, पर्याप्त है। संतुलित भोजन का मतलब यह है कि जो आहार में आप कम से कम फल, हरी सब्जियां, पालक, पपीता, गाजर, आम, इस प्रकार की उनका सेवन करें। चश्मा आपको लगता है तो चश्मे का आपको हर 6 महीने में या 3 महीने में डॉक्टर को दिखाते ही रहें। दूसरी चीज़ है कि जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पर आपको पढ़ना है तो एक लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ, उसको 2 बार सुबह शाम डालते रहें और लंबी अवधि तक डालने से इस दवाई का कोई नुकसान भी नहीं है, उसकी आँख का प्रोटेक्शन भी रहेगा जी। अब डॉक्टर साहब आते हैं एक गंभीर समस्या पे, कैटरेक्ट पे, यानी कि मोतियाबिंद पे। हम सब जानते हैं इसके बारे में, बट इसको मेडिकली हम कैसे समझ सकते हैं कि ये जो कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद क्या होता है? आंखों में मेडिकली क्या ऐसे बदलाव आते हैं जब हम कहते हैं कि इसको मोतियाबिंद? मैम, एक्चुअली में क्या है कि मोतियाबिंद एक उम्र से लगी हुई बीमारी है जिसको एज रिलेटेड डिजीज बोलते हैं, और ये उम्र के हिसाब से जो अपने जो आँख के अंदर जो लेंस होता है वो पकना शुरू हो जाता है। वो शरीर के अंदर जो अपने जो न्यूट्रिशन रहते हैं उसकी वजह से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से कम होते जाते हैं, जैसे अपना लेंस का जो मोतियाबिंद है वो पक जाता है जी। तो उम्र के हिसाब से होता है। यद्यपि ये कुछ बच्चों में भी देखा गया है, हमने 2 साल के बच्चों को भी देखा है, 5 वर्ष के बच्चों को भी देखा है, तो उनमें कुछ अन्य कारण रहते हैं, जैसे डायबिटीज भी होता है बच्चों को, तो उनको जल्दी मोतियाबिंद आ जाता है। ये एज रिलेटेड बीमारी है और इसका 100% उपचार भी है। जी। जैसे आपने कहा कि छोटे बच्चों में भी देखा गया है जी, तो क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो कुछ उस समय के दौरान ऐसी सावधानियां हैं वो बरत सकती हैं जिससे होने वाले आगे बच्चों में ये दिक्कत ना आए? शासन द्वारा सभी हर प्रकार की फैसिलिटी है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए शासन द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैंप, जो हमारे प्रत्येक माह की 9 और 25 तारीख को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैंप में उनकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या अन्य HIV है, VDRL, जो अन्य जो संक्रमित बीमारी है उनकी जांच चल रही है। इससे ये पता लगता है कि माँ को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। माँ से ही बच्चों में इन्फेक्शन जाता है, तो माँ से बच्चा का बचा, इसलिए उसे पता लग जाता है। यदि माँ को डायबिटीज है, संभवतः बच्चे में कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे या उसका असर हो सकता है। तो शासन द्वारा ये सभी योजनाएं संचालित ही हैं और इनका असर भी रहता है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जो वंशानुगत भी होती हैं, जो पेरेंट्स से आती हैं, इनहेरिटेंस जिनको बोलते हैं। तो ये बात सही है कि बच्चों में आती है माँ बाप से जी। डॉक्टर साहब, इसका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह किया जाता है? देखिए, मोतियाबिंद तो जो एज रिलेटेड बीमारी है, इसको एक तो इसको मेडिसिन, यदि कम मात्रा में है तो मेडिसिन देते हैं हम लोग। यदि कम पका है मोतियाबिंद तो इसको मेडिकेशन से सही कहते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोस हो गया, कम मोतियाबिंद है, तो उसको हम मेडिसिन देंगे। और यदि ट्रीटमेंट से ये नहीं होता है तो दूसरा उपचार इसका सर्जरी है। हाँ। तो वो उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, कितनी देर में ये पॉसिबल है सर्जरी? सर्जरी में मैम आधा घंटा टाइम लगता है और बहुत ही सेफ सर्जरी है आँख की। और हमारे यहाँ पे जिला चिकित्सालय में हर प्रकार की जो आँख के मोतियाबिंद की सर्जरी है उपलब्ध है। इसमें फैको मशीन भी हमारे पास, और जो SICS है जो छोटे उससे कहते हैं,
स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी है, मतलब टाँका नहीं लगता किसी मरीज को नहीं। अभी तो हमारे यहाँ पे 1000 करीब से ज़्यादा मरीज का ऑपरेशन हो चुका है, किसी को भी टाँका नहीं लगा है। जी जी। तो टाँका रह सर्जरी हो रही है और सेफ है, सुरक्षित है, अत्याधुनिक मशीनों से हो रही है और शासन द्वारा इन मरीजों को सभी प्रकार की सुविधाएं भी है जी। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। वाह, क्या तो बात है। सभी प्रकार की सुविधाएं हैं मरीजों को। डॉक्टर साहब, क्या ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें ये सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती या कुछ कंडीशंस में? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने मैम। देखिए, जो मोतियाबिंद होता है, हर प्रकार के मोतियाबिंद भी होते हैं। कुछ ऐसे मोतियाबिंद होते हैं जो संभव नहीं है। मान लीजिए कि अभी ऑपरेशन होना था, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मरीज आ रहा है, तो बहुत पक जाता है, जो नीचे की झिल्ली से चिपक जाता है। तो झिल्ली से चिपक जाने के कारण उसकी सर्जरी इसलिए संभव नहीं होती है कि जिस पर हम लोग लेंस रखते हैं वो झिल्ली सीधे खिंच जाती है। तो ऐसे मरीजों की सावधानी पूर्वक बरतते हुए उनको हम लोग हायर सेंटर वो करते हैं, रेफर करते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे केस भी रहते हैं जिनको मोतियाबिंद है परंतु ऊपर जो पुतली होती है उस पर धब्बा भी रहता है। तो यदि मोतियाबिंद निकाल दिया लेकिन धब्बा ऊपर है तो उसको रोशनी आने की संभावना कम रहती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरे ऐसे मरीज रहते हैं जिनको कोई क्रॉनिक बीमारी रही लंबे समय तक, जिसकी वजह से पुतली और आँख के अंदर के भाग जो चिपक जाते हैं उसकी वजह से वो संभव नहीं हो पाता है। ऐसे केसों को भी हम लोग रेफर करते हैं। जी, ये प्रश्न पूछने का मेरा मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि कुछ लोग अपनी बीमारी को, खासतौर पे आंखों की कुछ बीमारी को ज़्यादा सावधानी से या सीरियसनेस से नहीं लेते। वो कहते हैं कोई बात नहीं, करा लेंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब कि इसको भी अगर हम ज़्यादा देर तक इग्नोर करते हैं तो फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता होगा कि फिर इसका ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि रोशनी जो है वो आंखों की वो भी तो एक सर्टन टाइम तक ही पॉसिबल, निश्चित अवधि के लिए। ये बात सही है मैम। कई बार ऐसा होता है कि मोतियाबिंद का मरीज शिकायत करके आता है परंतु हमें परीक्षण में पता चलता है कि मोतियाबिंद उतना होता ही नहीं है। उसकी वजह कुछ और होती है। जैसे कि मोतियाबिंद की जैसे जांच की तो पता चला कि उसका पैदा ही कमजोर है। पैदा कमजोर होने की वजह होती है कि कांच बिंदु। तो कांच बिंदु में देखा कि उसकी आँख की नस सूख गई है। तो यदि मोतियाबिंद का ऑपरेशन मरीज का हो भी जाता फिर भी रोशनी नहीं आती। इसलिए मरीज को, ऐसे केस को हम लोग उसकी विधि पूर्वक उसकी जाँच करते हैं। परीक्षण उपरांत ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसको हायर सेंटर भेजने की जरूरत है, परंतु वहां पर भी वही परिस्थिति निर्मित होती है कि रोशनी नहीं आएगी। इसलिए आग्रह यही रहता है कि बीच बीच में मरीज चेक करवाते रहें। ये डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात बताई है कि आपको टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग जो है, यानी कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स अपनी आंखों से संबंधित लग रहे हैं तो आप उसको इग्नोर ना करें, बल्कि समय से डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको सही तरीके से डायग्नोस करके आपका ट्रीटमेंट भी जो है उसी हिसाब से स्टार्ट कर सके। डॉक्टर साहब, अब काला मोतिया पर आएंगे, यानी कि ग्लूकोमा पर। ये क्या है, इसको कैसे समझ सकते? मैम, काला मोतिया भी मोतियाबिंद के बाद दूसरा जो दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण जो बनता जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके जो लक्षण होते हैं कि मरीज आंख और सिर में दर्द बताते हुए आता है कि डॉक्टर साहब हमको बहुत दिन से सर दर्द हो रहा है, हमने चश्मा की जांच करा रही, ब्लड प्रेशर है, शुगर, सभी जांचें करवा रही, परंतु हमारा सर दर्द नहीं मिट रहा। तो ऐसे मरीज जो आंखों में दर्द, सर दर्द की शिकायत लेते हुए आते हैं और कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट, मतलब कि जो जलता हुआ जो बल्ब है वो ये बताते हैं हमें कुछ नीले पीले धब्बे दिख रहे हैं जी, इंद्रधनुष रंग दिखाई पड़ता है। और कई बार ये बोलते हैं कि हमारा चश्मा बार बार हम हर महीने चेक कराते हैं, माने बार बार चश्मा बदलना और जो घेरा दिखाई पड़ना या जलते हुए बल्ब के चारों ओर जो रंगी दिखाई देना, आंखों में दर्द, सर दर्द होना और बार बार चश्मे बदलने के साथ ही मरीज को सामने की जो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं या धुंधली नजर आती हैं, तो समझ लीजिए कि काला मोतिया के शुरू में ये लक्षण हैं। इसकी शुरुआत है और इसकी स्क्रीनिंग होना चाहिए, इसकी जांच भी होना चाहिए जिससे कि वो अंधेपन से उसको हम लोग बचा सकें। डॉक्टर साहब, आपने बार बार स्क्रीनिंग पे जोर दिया कि स्क्रीनिंग लगातार या एक समय के बाद ज़रूर करवाते रहना चाहिए। तो वो पेशेंट जिनको अब तक कोई सिम्टम एज सच नहीं है या आंखें कमज़ोर नहीं हैं, फिर भी उन लोगों को स्क्रीनिंग जो है, यानी कि डॉक्टर के पास अपनी आंखें चेक कितने अंतराल के बाद करवाते रहना? मेरा कहना है कि आंख बहुत ही नाजुक अंग है और सबसे इम्पोर्टेंट अंग है अन्य शरीर के अंगों की तरह जी। तो आंखें जो स्क्रीन का टाइम है जो
अगर लगातार आपको पढ़ना है तो सबसे पहले मेरा कहना यह है कि आप लोग गैप दीजिए उसमें। मान लीजिए 6 घंटा स्टडी करते हैं, 1 घंटे का आधे घंटे का रेस्ट दें। आप जिस कमरे में स्टडी कर रहे हैं उस कमरे में पर्याप्त लाइट होना चाहिए जी। तीसरी चीज़ है कि आँख के हिफाजत के लिए आप लगातार उसको डॉक्टर से 3 या 4 माह में एक अच्छे नेत्र रोग विशेषज्ञ से चेकअप जरूर करवाएं। चौथी चीज़ ये है कि उनको जो स्क्रीन टाइम पे मजबूरी है काम करना है, बच्चों को पढ़ाई करना है, तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अवश्य लेते रहें, डालते रहें सुबह शाम। और संतुलित भोजन में हरी सब्जियां, पालक, पपीता, गाजर, पीले फल और अच्छा भोजन लें, ये बहुत ही ज़रूरी है जी। यदि ज़रूरत आपको कुछ और लगती है अन्य चीज़ों की, किसी भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना आप ट्रीटमेंट ना लें, रेगुलर चेकअप कराते रहें और ट्रीटमेंट लेते रहें तो अन्य समस्याओं से आप बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप की बात की, ये कितने समय तक डाल के फिर छोड़ने चाहिए, क्योंकि या इसका हम जो इस्तेमाल है निरंतर कर सकते हैं? लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप नुकसानदायक नहीं है जी। उसका यूज भी हम ज़्यादा माने सुबह शाम ही मतलब बोलते हैं। और यदि आपको लंबे समय तक डालना है तो आप 2 बार डालने की बजाय 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु लंबे समय तक इसको डालने से नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब, कई लोगों के देखा जाता है कि आंखों में जलन, सूखापन या लालिमा जो है बहुत जल्दी आने लगती, ये इसका क्या कारण हो? फिर वही बात आती है कि जलन का ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी एलर्जी भी हो सकती है, तो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो उसमें भी जलन होती है, लालपन भी आता है और बहुत छड़क होता है। और दूसरी चीज़ है कि स्क्रीन टाइम वाला है, तो स्क्रीन टाइम लॉन्ग टाइम उसकी वजह से होता है। तो दोनों का ये मरीज को अपना समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है। यदि लालपन है, गड़ रही आँख और खुजली भी हो रही है तो समझ लीजिए कि एलर्जी है। एलर्जी का बचाव है कि जिससे आपको एलर्जी होती है उसके लिए काला चश्मा लगाएं, अवॉइड करें उस चीज़ से जिससे आपको एलर्जी है, और डॉक्टर की सलाह लेकर के उपचार करें। जी डॉक्टर साहब, हम जब कॉन्टैक्ट लेंस की बात करते हैं, इसको इस्तेमाल करने वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंस वालों को सबसे एक्सपर्ट हैंड से कॉन्टैक्ट लेंस लगवाना चाहिए, साफ हाथों से लगाना चाहिए जी। और जब आप उसको निकालते हैं या उसको लगाते हैं तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आँख का जो नाजुक अंग है उस पर कॉर्निया पर पुतली पे चोट न लग जाए जी। और उसको लगाने के बाद कुछ समय तक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स ये जरूर अवश्य डाल लें। ये उसमें मेरी सलाह है जी। तो इन सावधानियों के बाद जो है वो सेफ्टी से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लेज़र सर्जरी सुरक्षित है और किन लोगों के लिए ये उपयुक्त है? मैम, लेज़र सर्जरी 2-3 प्रकार से उपयोग होती है। एक तो चश्मा के लिए होती है, जो जैसा आपने पूछा कि किन को करवाना चाहिए। बच्चों को चश्मा जब ज़्यादा हैं 6, 7, 8 या काफ़ी और माइनस के चश्मे लगते हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा नंबर वाला चश्मा लगाने से बहुत दिक्कत जाती है, आँख पे स्ट्रेन होता है जी। और आँख में दर्द भी होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को जो -7 है या 6 है, तो उनको 24 साल की उम्र के बाद, क्योंकि 24 साल तक ये चश्मे का नंबर बढ़ता है, इसके बाद स्टेबल हो जाता है। यदि आपका नंबर 4 तक है तो आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। 4 से ऊपर यदि और जाता है 6, 7, 8, इसमें करवाना ज़रूरी है। और एक्सपर्ट हैंड से इसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत सुरक्षित है और आधुनिक मशीनों की वजह से बहुत ही आसानी से हो जाती है। डॉक्टर साहब, खान पान का कितना रोल हो सकता है हमारी आंखों को सुरक्षित करने में? मैम, जिस प्रकार से मेडिसिन का रोल है उस प्रकार से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हमारे खाने का है। यदि आप बैलेंस्ड डाइट लेते हैं जी, जिसमें हरी सब्जियां हैं और संतुलित भोजन और तेल तली चीज़ों का उपयोग ना करें जी, और अन्य ऐसी चीज़ों से जो नशा वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें जी। नशा है, धूम्रपान है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जी। संतुलित भोजन लें, हरी सब्जियां हैं ये लें और खाने का विशेष ध्यान रखें साफ सफाई से। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है आँखों के बचाने के लिए और आँखों की सुरक्षा के लिए भी जी जी जी। जैसे कि रतौंदी में आपको पता है कि पालक, पपीता, गाजर विटामिन ये होता है जी, इसका भी एक भोजन का ही अंग है, संतुलित भोजन का जी, इसका रोल है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आंखों की ज़्यादा समस्या है बच्चों में और बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उनको कैसे देखभाल जो है अलग अलग तरीके से अपनी करनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है तो बुजुर्गों को सबसे पहले
अंधेपन का कारण मोतियाबिंद है, दूसरा मैंने बताया कि कांच बिंदु है, तीसरा चोट लगना है, और चौथा है कि अन्य शरीर के भागों में जो बीमारी होती है उससे भी मोतियाबिंद हो जाता है, या जैसे डायबिटीज, मधुमेह है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप है, या अन्य बीमारियां जिसकी वजह से हमारी रोशनी जाती है। तो वृद्धजनों के बारे में मेरा कहना है कि आप जिला में केवल जिला अस्पताल ही यहाँ पे होती है जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, तो यहाँ पे मरीजों की स्क्रीनिंग की हमारे पास सुविधा है। तो जिला चिकित्सालय में आएँ और यहाँ पर जांच कराएं। यदि वो सर्जरी के योग्य हैं मरीज तो हम लोग सर्जरी कर देंगे, और यदि आपको जिला चिकित्सालय में आने में असुविधा है तो जिला चिकित्सालय के अन्य 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं छतरपुर में, वहाँ पर नित्य सहायक हमारे बैठे हुए हैं, वह मोतियाबिंद की जांच करते हैं, मरीजों को छांट करके जिला चिकित्सालय लाते हैं और यहाँ पर उनका ऑपरेशन हो जाएगा, और जिनका मोतियाबिंद पका नहीं है उनको दवाई दे करके और उनके मोतियाबिंद को रोका जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल्ड वे में डॉक्टर साहब ने समझाया कि कैसे अपनी आंखों का हम ध्यान रख सकते हैं, और सबसे ज़रूरी ये है कि अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको अपनी आंखों में नज़र आ रहे हैं, आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आंखों को चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सबसे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार मैडम।